स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, बी. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, सी. अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या डी. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 जारी की। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों को बनाए रखते हैं तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाएगा। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य का लक्ष्य वर्ष 2035 तक विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण को बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष करना है। 2. अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत जैसे देशों ने COP29 घोषणा पत्र का समर्थन किया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। COP29 की मुख्य बातें। COP29 में एक बड़ी सफलता जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिमाणित लक्ष्य है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को वर्ष 2035 तक पूर्व लक्ष्य 100 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष करना है। अतः कथन एक सही है। COP29 ने कार्बन बाजारों के लिए तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें देश दर देश व्यापार और संयुक्त राष्ट्र के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाजार शामिल है। बता दें कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात समेत 30 से अधिक देशों ने जैविक अपशिष्ट से मीथेन कम करने पर COP29 घोषणा का समर्थन किया। भारत इसमें हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः कथन 2 सही नहीं है। COP29 ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के महत्व पर जोर दिया। साथ ही COP29 ने बाकू कार्य योजना को अपनाया और स्थानीय समुदाय और स्वदेशी लोगों के मंच के तहत सुविधाजनक कार्य समूह के अधिदेश को नवीनीकृत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मेडिसिन पेटेंट पूल एक विश्व स्वास्थ्य संगठन समर्थित संगठन है। 2. MPP का लक्ष्य निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच बढ़ाना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मेडिसिन पेटेंट पूल एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन है। अतः कथन एक सही नहीं है। यह कम और मध्यम आय वाले देशों के लिए जीवन रक्षक दवाओं के विकास को बढ़ावा देने तथा सुविधा प्रदान करने हेतु काम कर रहा है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी जीव हैं। 2. लैक्टोबैसिलस एक हेड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो लैक्टोज पर निर्भर होकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। साइनोबैक्टीरिया, जिसे आमतौर पर नीले हरे शैवाल के रूप में जाना जाता है, में हरे पौधों के समान क्लोरोफिल होता है। इन्हें प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी जीव के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः कथन एक सही है। वे एक कोशिकीय, औपनिवेशिक या तंतुमय रूपों के रूप में मौजूद हो सकते हैं और मीठे जल, समुद्री या स्थलीय वातावरण में पाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस एक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो लैक्टोज पर निर्भर होकर दूध को दही में परिवर्तित करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. केवल मीठे जल में निवास करती हैं। 2. यह मूलतः दृष्टिहीन होती हैं तथा ये अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग कर शिकार करती हैं। 3. यह जल में सांस नहीं ले सकती हैं। 4. सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण इस जीव को लोकप्रिय रूप से सोस अथवा सुसुप कहा जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा कौन सी जलीय प्रजाति का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? ए. डुगोंग, बी. समुद्री कछुआ, सी. नदी डॉल्फिन, डी. मैनाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नदी डॉल्फिन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे जल स्रोतों में ही रह सकती है।
यह मुख्य रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश के प्रमुख नदी प्रणालियों में पाई जाती है। यह भारत के कई राज्यों में पाई जाती है, जिनमें असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इसका क्षेत्र इन क्षेत्रों की मीठे जल की प्रणालियों के आसपास काफी हद तक केंद्रित है। यह प्रजाति मूलतः दृष्टिहीन होती है। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उपयोग कर शिकार करती है, जिससे उन्हें अपने दिमाग में एक छवि देखने में मदद मिलती है और इस प्रकार अपना शिकार करती है। समुद्री स्तनधारियों के विपरीत नदी डॉल्फिन पानी के नीचे सांस नहीं ले सकती। सांस लेने के लिए उसे सतह पर आना पड़ता है। यही वजह है कि जब वह सांस छोड़ती है या लेती है तो अक्सर सूसू ध्वनि सुनाई देती है। स्तनपायी होने के कारण गंगा नदी डॉल्फिन जल में सांस नहीं ले सकती और उसे प्रत्येक 30 से 120 सेकंड में सतह पर आना पड़ता है। सांस लेते समय निकलने वाली ध्वनि के कारण इस जीव को लोकप्रिय रूप से सोस अथवा सुसु कहा जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, दिव्य वंदना, प्रतीत्य समुत्पाद और दीपवंश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी बौद्ध धर्म। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म शांति, करुणा और ज्ञान के मार्ग पर जोर देता है। अभिधम्म पिटक मन और दुख का दार्शनिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो मानव स्वभाव और संघर्ष के बारे में हमारी समझ को गहरा करता है। दिव्य वंदना, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हु जैसे अतिरिक्त ग्रंथ बौद्ध नैतिकता, ऐतिहासिक आख्यानों और वास्तविकता की प्रकृति पर चर्चा के संदर्भ में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। बौद्ध संघर्ष समाधान के केंद्र में मध्यम मार्ग के सिद्धांत हैं, जो समस्याओं के प्रति संतुलित दृष्टिकोण की वकालत करता है। प्रतीत्य समुत्पाद, जो व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक संघर्षों को हल करने में पारस्परिक जिम्मेदारी पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. यह बंगाल में बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में शुरू हुआ किसान प्रतिरोध था। 2. इसमें फसल में जोतदारों का हिस्सा आधे से घटाकर 1/3 करने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में काकद्वीप इस आंदोलन के केंद्रों में से एक के रूप में उभरा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन उपर्युक्त विवरण में सबसे अधिक सुमेलित है? ए. तेभागा आंदोलन, बी. सन्यासी विद्रोह, सी. रंगपुर किसान विद्रोह, डी. फराइजी आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. तेभागा आंदोलन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तेभागा आंदोलन 1946 से 47। यह बंगाल में 1946 से 47 में बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में शुरू हुआ किसान प्रतिरोध था। इसने फसल की कटाई में जोतदारों के हिस्से को आधे से घटाकर 1/3 करने की मांग की। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला में काकद्वीप आंदोलन के केंद्रों में से एक के रूप में उभरा। लगभग 40% बटाईदार किसानों को भूमिधारकों द्वारा स्वेच्छा से दिए गए तेभागा अधिकार यानी 2/3 हिस्से प्राप्त हुए। अन्यायपूर्ण और अवैध वसूली को निरस्त या कम किया गया, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संपत्ति कर का निर्धारण करदाता के पास मौजूद संपत्ति स्टॉक या कुल शुद्ध संपत्ति पर किया जाता है। 2. आयकर संपत्ति के स्टॉक से होने वाले प्रवाह पर लगाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संपत्ति कर का आकलन करदाता के स्वामित्व वाली संपत्ति स्टॉक या शुद्ध संपत्ति की कुल राशि पर किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। संपत्ति कर, उपहार कर और उत्तराधिकार कर एक मुश्त या अनियमित रूप से लगाए जाने वाले संपत्ति कर के उदाहरण है। आयकर संपत्ति के स्टॉक से होने वाले प्रवाह पर लगाया जाता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इंडिया स्टैक API का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। 2. इंडिया स्टैक के माध्यम से भारत तीनों आधारभूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, बी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडिया स्टैक API यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थिति रहित, पेपरलेस और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिए
एक अद्वितीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है। इंडिया स्टैक के माध्यम से भारत डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर पर निर्मित सभी 3 मूलभूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पहचान, रियल टाइम फास्ट पेमेंट और अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला पहला देश बन गया। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीएमओ एक ऐसा जीव है जिनके डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है। 2. कृषि मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति खतरनाक सूक्ष्मजीवों के बड़े पैमाने पर उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव का आशय ऐसे जीवों से है जिनके डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है, न कि कृषि मंत्रालय के तहत। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एमएसपी व्यवस्था की स्थापना वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करके बाजार हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। 2. एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने पर उन्हें दी जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एमएसपी की शुरुआत वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग, जिसे बाद में सीएसीपी नाम दिया गया, की स्थापना के साथ की गई थी। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने और किसानों को बाजार मूल्यों में गिरावट से बचाने के लिए बाजार हस्तक्षेप का एक रूप था। अतः कथन 1 सही है। एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है। अतः कथन 2 सही है। एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य रुझान, अंतर फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन किया गया है। 2. भगवान शिव के धनुष के नाम पर रखा गया पिनाका एक बहुमुखी और उच्च परिशुद्धता वाला रॉकेट सिस्टम है। 3. हथियार प्रणाली के प्रारंभिक संस्करण की मारक क्षमता 400 किलोमीटर थी, जबकि उन्नत संस्करण की मारक क्षमता 800 किलोमीटर हो गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।